गुड मॉर्निंग एंड ग्रीटिंग ऑफ द डे वंस अगेन। आज का जो टॉपिक मैं रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी स्पेशल फॉर यू। और जो नर्सेज अपने एग्ज़ाम के लिए प्रेपरेशन कर रही हैं और उसके बाद जब वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करती हैं एंड जब वो थर्ड फेज़ में जाती हैं जहाँ उनको एक फ़ाइनल एग्ज़ाम लेना है, तो ये मैं तीनों फेसेस कवर करूँगा और वन बाय वन आप ध्यान से सुनिए कि फेज़ वन में आपका हाउ टू स्टार्ट यानी हाउ टू स्टडी योर कॉम्प्रहेंसिव जो एनक्लेस आर रिव्यू सिलेबस है। सेकेंड पार्ट इज़ के हाउ टू प्रैक्टिस द क्वेश्चन। द थर्ड पार्ट इज़ कि आप जब चैम्बर में जाते हो, पियर्सन टेस्ट सेंटर में जाते हो, तो उससे 2 दिन पहले क्या इम्पोर्टेंट है आपके लिए जो आपको यू मस्ट डू इट, आपके टीचर को वो करना चाहिए ताकि आप पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में रहें, आपकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इंटैक्ट रहे और एंजाइटी की वजह से वो डिस्टर्ब ना हो। सो लेट अस स्टार्ट। मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है, ए एंड बी, और ऊपर जो टाइटल है वो ये है कि हाउ टू स्टडी नंबर 1 एंड देन हाउ टू सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। ये दोनों आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और ये सब उन नर्सेस के लिए जो ऑलरेडी एक या एक से ज़्यादा बार फेल हो चुकी हैं या वो फर्स्ट टाइम अपनी प्रेपरेशन कर रही हैं, वो कहीं पर भी कर रही हैं, किसी के भी साथ कर रही हैं। लेकिन आई कैन गारंटी यू, आई कैन चैलेंज यू, विदाउट दीज एलिमेंट्स जो आपकी प्रेपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आपकी एक कॉम्प्रहेंसिव 100% स्टडी प्रेपरेशन नहीं है। सो लेट्स बिगिन एंड लुक एट फर्स्ट ऑफ ऑल वो कहता है कि यू नीड टू। सो जब आप स्टडी करने लोगे हो तो आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, व्हाट यू नीड। नीड में आता है कि आपका जो कॉम्प्रहेंसिव एनक्लेस सिलेबस है वो होना चाहिए। उसके लिए कोई हेडलाइन या शॉर्टकट रूट नहीं है। मैं आपको अपनी गारंटी से और चैलेंज से ये बात एडवाइस कर रहा हूँ। बाकी बहुत सारी बुक्स ऐसी आजकल मार्केट में सर्कुलेट कर रही हैं, हेडलाइंस एंड शॉर्टकट, लेकिन वो आपको असिस्ट कर सकती हैं थोड़ा बहुत 5-10%, 15%, लेकिन वो कॉम्प्रहेंसिव जो नॉलेज है थ्रू लर्निंग प्रोसेस आपको मिलना चाहिए, वो आपको कभी भी नहीं मिलेगा। और यही कारण होता है कि बहुत सारी नर्सेज शॉर्टकट रूट ढूंढती हैं और वो कई बार फिर फेल होती चली जाती हैं, एट द एंड में वो छोड़ देती हैं, राइट। सो हर एक आरएन जो यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में है, उनका एक यही ड्रीम होता है कि उनके पास आरएन लाइसेंस हो। सो हाउ टू स्टडी में मैंने लिखा है कि कॉम्प्रहेंसिव प्रेपरेशन। अब कॉम्प्रहेंसिव प्रेपरेशन के अंदर आपके पास 5 मेजर सब्जेक्ट्स आते हैं। नंबर 1 मेडिकल एंड सर्जिकल 1 and 2। नंबर 3 पीडियाट्रिक नर्सिंग। नंबर 4 मैटरनल हेल्थ साइंस। नंबर 5 इज साइकेट्री और देन इंक्लूडिंग फंडामेंटल। ये कंप्लीट आप सिस्टम वाइज स्टडी करिए। आई डू नॉट नो कि आप कौन से सिस्टम से अपने सिलेबस को स्टार्ट करते हो, लेकिन मैं लास्ट 22 ईयर से मैंने अपने आप को मॉडिफाई किया है कि वेयर टू स्टार्ट, मेरा एक पहला सिस्टम क्या होना चाहिए। और मैं जो अभी पहले सिस्टम का नाम लेने जा रहा हूँ, लिसन केयरफुली, दैट इज ए फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट एंड एसिड बेस बैलेंस। अगर आपको फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट एंड एसिड बेस वाला टॉपिक जो है वो नहीं आता, आप उसको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, तो हर सेकंड पेज के ऊपर फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट एंड एसिड बेस बैलेंस की बात आएगी। सो वहाँ पर आप इस नॉलेज को, अगर आपको आता है तो आप इस नॉलेज को यूज़ कर सकते हो और उस वजह से आप ये फाइंड आउट कर सकते हो कि ये साइन सिम्टम्स क्यों डेवलपमेंट हो रहे हैं, राइट। इलेक्ट्रोलाइट के इम्बैलेंस की वजह से कार्डियक डिसरिथमिया हो सकता है, राइट। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से हमारे मसल्स जो हैं उनका टोन हाइपर या हाइपो हो सकता है। सो इसका मतलब है कि जब मैं कार्डिक सिस्टम करता हूँ या मैं न्यूरोमस्कुलर सिस्टम करूँगा, तो अगेन आप गो बैक टू द फर्स्ट लेक्चर जो हमने फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट एसिड बेस बैलेंस किया था, वो कितना इम्पोर्टेंट है एज ए फर्स्ट लेक्चर एंड टू learn the comprehensive information around the fluid electrolyte and acid base balance. So इसके लिए कॉम्प्रहेंसिव प्रेपरेशन करिए, कोई जल्दबाजी ना करिए, कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई हेडलाइन नहीं है, और अदरवाइज आप बहुत बार फेल हो जाएंगे और आपको एक इस तरीके का एक नेगेटिव माइंडसेट हो जाएगा, डिस्करेजमेंट हो जाएगी कि आप उसको आरएन लाइसेंस की जो कर रहे थे
you spend so much money, you spend so much what that support of the family and the time for you yourself, वो सब गया डस्टबिन में. So always focus on comprehensive syllabus, system wise, and complete medical surgical, then pediatric, then maternal health science, at the end में maternal psychiatric subject, right? So comprehensive. Now next one is read and part 2, read and recognize. जब भी आप क्वेश्चन को रीड करते हो ना, मैं शिफ्ट कर रहा हूँ सेकंड फेज पे. जब आप क्वेश्चन को रीड करते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको याद दिलाना मांगता हूँ, आपकी मदर लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है. आपकी मदर लैंग्वेज या तो हिंदी है या वो प्योर ठेठ पंजाबी है. सो इसलिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि जब आप क्वेश्चन को रीड करते हो तो रीड करने के बाद उसको एक एक सेंटेंस जो है उसको आप ट्रांसलेट करिए. ट्रांसलेट करने का आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि आप प्रैक्टिकली उसको समझ रहे हो कि यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, एग्जामिनर क्या क्वेश्चन बनाया है और मैं क्या समझ रही हूँ. जब तक आप रीड ट्रांसलेट अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तब तक आपको एग्जैक्टली नहीं पता कि मैं क्या रीड कर रही हूँ. ठीक है, नंबर 1. नंबर 2, आप जब क्वेश्चन को रीड करते हो तो आपके दिमाग के अंदर एक स्टोरी बिल्ड होना शुरू हो जाती है अबाउट द केस, अबाउट द पेशेंट, राइट. नंबर 3, आप उस टाइम पे अपने आप एक सीन क्रिएट करिए. वो सीन क्या है? जब आप थ्योरी पढ़ रहे हो, क्वेश्चन रीड कर रहे हो, तो मैंने कहा कि एक सीन क्रिएट करिए. व्हाट इज दैट सीन? सीन का मतलब है कि आप अपने आप को उठा के कार्डिक आईसीयू में ले जाइए. अगर आपके पास जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर वो अक्यूट मायोकार्डियल अटैक का है, यानी अक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है और अंडर अटैक है, और जो क्वेश्चन है एग्जामिनर कहता है कि पेशेंट जो है वो एडमिटेड है कार्डिक आईसीयू में, तो आप अपने आप को उठा के वहाँ ले जाइए कि ये वाला पेशेंट जो अंडर अटैक है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन विद एक्यूट पेन, चेस्ट पेन, मैं उसकी बेड साइड आर्म हूँ, मैं उसकी केयर कर रही हूँ, मैं उसको मॉनिटर ऑब्जर्वेशन एटसेट्रा कर रही हूँ. जब आप ये सीन क्रिएट करेंगे ना तो आप प्रैक्टिकली कन्वर्शन आपका हो जाएगा कि व्हाट एग्जैक्टली यू आर सीइंग, व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग, व्हाट यू आर मॉनिटरिंग. पेशेंट के करंट जो साइन सिम्टम्स हैं क्या वो माइल्ड है, मॉडरेट हैं या वो सीवियर डिग्री है, और एज ए आरएन आपको क्या इंटरवीन करना है ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी. जब आप ये सीन क्रिएट करेंगे तो मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आपको समझाता हूँ कि आपका क्वेश्चंस को समझना जो थ्योरेटिकली आपकी स्क्रीन पे है वो कन्वर्ट होके ईजी हो जाएगा और आप अपनी लैंग्वेज में उसको बेस्ट समझ रहे हो. सो आपका आंसर राइट आंसर को सिलेक्ट करना भी इजी एट द सेम टाइम हो जाएगा. सो दैट्स फर्स्ट थिंग. सो आप ये देखिए कि क्वेश्चन जो है वो जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी कि अक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन के अटैक के साथ आता, इसका मतलब है कि ये क्वेश्चन जो था एम आई का ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से था. और जब मैंने कहा कि एम आई, तो अब मैं देखता हूँ कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के कौन सा स्ट्रक्चर इन्वॉल्व है. तो जब मैंने कहा कि मायोकार्डियल, तो इसका मतलब मायोकार्डियल लेयर जो है ये क्वेश्चन उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर से रिलेटेड है. यानी इट इज़ नॉट अबाउट द कॉर्नरी आर्टरी, इट इज़ नॉट अबाउट द सबक्लेवियन वेन, इट इज़ नॉट अबाउट द एओटा. ये सारे पार्ट्स हैं, ये सारे स्ट्रक्चर हैं कार्डियोवैस्कुलर के, लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है इसका जो डायरेक्ट कनेक्शन विद द स्ट्रक्चर है वो है मायोकार्डियल है, और वहाँ पर है इन्फार्क्शन ना. फिर फिजियोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी. फिजियोलॉजी को हमने देखा कि ये कार्डिक सिस्टम का क्वेश्चन है. फिर हमने एक स्टेप और आगे गए तो हमें पता चलता है कि ये क्वेश्चन जो है, जो डिजीज़ एट प्रेजेंट है ये मायोकार्डियल लेयर की है, एंडो की नहीं है, राइट. ये एओटिक वॉल की या पल्मोनिक वॉल की नहीं है. दिस इज व्हाट यू हैव टू रूल आउट. आप फिल्टर करिए एंड बी स्पेसिफिक. जब आप स्पेसिफिक हो जाते हैं तो फिर नॉर्मल फंक्शन ऑफ द मायोकार्डियल क्या था? मायोकार्डियल का फंक्शन है कि वो एक मसल लेयर है और वो उस कंट्रैक्शन के अंदर उसका 100% रोल है. मायोकार्डियल मसल्स जो हैं वो कंट्रैक्ट करते हैं, एज ए रिजल्ट कार्डिक आउटपुट होता है. ये नॉर्मल है. लेकिन जब हम पैथोफिजियोलॉजी में चले जाते हैं तो इसको भी जरा समझिए कि इसमें क्या है डिस्क्रिप्शन.
मायोकार्ड इन्फार्क्शन जब मैंने बोला है तो इसका मतलब है कि देयर आर डेड टिश्यू, यानी मायोकार्डियल के कुछ जो टिश्यू हैं वो डेड हो चुके हैं, तभी तो आप इन्फार्क्शन बोल रहे हो। इन्फार्क्शन की जो डेफिनेशन है वो है डेथ ऑफ टिश्यू। एज ए रिजल्ट ऑफ डेथ ऑफ मायोकार्डियल टिश्यू, तो जो कंट्रैक्शन की जो फोर्स है, जो पावर है, वो डिक्रीज हो जाएगी। एक पावरफुल इफेक्टिव कंट्रैक्शन नहीं होगी और एज ए रिजल्ट कार्डियक आउटपुट नहीं होगा। जब कार्डियक आउटपुट नहीं होगा तो ऑक्सीनेटेड ब्लड टू द वाइटल ऑर्गन नहीं पहुंचेगा, यानी डिक्रीज सप्लाई ऑफ ऑक्सीनेटेड ब्लड हो जाएगी। दिस इज ए पैथोफिजियोलॉजी। आप फिजियोलॉजी की बात करिए और आप पैथोफिजियोलॉजी की बात करें, और ये अब आपके लिए आसान इसलिए है क्योंकि अब आपने एक कॉम्प्रहेंसिव स्टडी की है, आपने कॉन्सेप्ट एंड डाउट अपने क्लियर किए हैं। आपको कहीं पर भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप इमिडिएटली अगर ये वाले जो टूल्स हैं, जो की हैं, एलिमेंट्स हैं, इनको यूज़ करेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो आपकी एक हैबिट पड़ जाएगी। बिगिनिंग में बेशक थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, लेकिन लेटर ऑन टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि अब आप प्रिपेयर्ड हो, आप फिल्ड हो, राइट। सो पैथोफिजियोलॉजी नंबर नेक्स्ट वन इज कि जब आप क्वेश्चंस रीड करते हो तो उसके अंदर बहुत ही कीवर्ड्स होते हैं। उन कीवर्ड्स को नोट करिए, जैसे ब्लड प्रेशर क्या है, रेस्पिरेशन क्या है, पल्स रेट क्या है, एटसेट्रा, उसकी ईसीजी के ग्राफ के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है, या इलेक्ट्रोलाइट वैल्यूज एटसेट्रा क्या है। ये की वर्ड्स हैं, इनके बिना आप राइट आंसर नहीं सेलेक्ट कर सकते। नंबर टू वो कहता है कि अब एलिमिनेशन चाहिए। अब इसी तरीके से जब आप करते हो, क्या नाम है, ऑप्शंस को रीड, सॉरी, और इसी तरीके से जब आप ऑप्शन को रीड करना शुरू करते हो, ऑप्शन नंबर 1 2 3 4, इसमें जंप कभी नहीं करना। आपको, आप अपनी टेक्निक को यूज़ करिए, क्योंकि इसके अंदर कुछ डेंजरस वर्ड होते हैं। हर ऑप्शंस के अंदर कहीं ना कहीं आपको डेंजरस वर्ड मिलेंगे, लेकिन अगर आपको उन डेंजरस के वर्ड बारे में पता है, क्योंकि मेरा एक स्ट्रेटजी का एक टॉपिक अलग से होता है जो मैं अलग क्लास लेता हूँ, और जब मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूँ तो फिर मैं वो पहले स्ट्रेटजी कराता हूँ, ताकि जो स्ट्रेटजी है आप उसको यूज़ करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस में, राइट आंसर सेलेक्ट करने में। और अगर आप सोच रहे हो कि हमने थ्योरी अपडेट कर ली, हमें बहुत, हम वी आर फिल्ड विद द नॉलेज, तो आप स्ट्रेटजी को इग्नोर करेंगे तो आप रॉन्ग हो, इसके बिना आप नहीं कर सकते। सो ऑप्शन के अंदर डेंजरस वर्ड होते हैं। डेंजरस वर्ड्स कैसे है कि कोई ऑप्शन जो है उसमें वाई लगा है, व्हेन लगा है, वेयर एवर लगा है, एनी वे लगा है। ये कुछ बहुत सारे वर्ड्स हैं। जब मैं स्ट्रेटजी का क्लास लेता हूँ, स्ट्रेटजी को मुझे टीच करना हो, तो उसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनको मैं सिखाता हूँ। अगर ये वर्ड हैं तो वो वाली ऑप्शन 99% इनकरेक्ट है, तो उसको आप एलिमिनेट करिए, राइट। सो ये एलिमिनेशन प्रोसेस में आता है, लेकिन एलिमिनेशन प्रोसेस में सबसे पहले ये देखिए कि कौन से आंसर के अंदर डेंजरस वर्ड है। तो आप अपने जो 4 आंसर का जो फील्ड है उसको आप हटाइए, एलिमिनेट कर दिया एक को, और क्योंकि उसमें वेयर वर्ड यूज़ किया गया था, तो इसके पास अब आपके पास बचती हैं 3 ऑप्शन। 3 ऑप्शन को भी आप केयरफुली इसी तरीके से एलिमिनेट करिए, और उसमें से डेफिनेटली एक और एलिमिनेट हो जाएगी। लास्ट जो मोस्ट 2 आंसर लग रहे हैं आपको, उसमें एक 99-98% राइट है, लेकिन एक डेफिनेटली उसमें 100% राइट है। तो इनके पहुंचे, यानी आपने 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया, और आप, आपका जो पूरा फोकस है, पूरा जो आपका जो नॉलेज है, आपकी स्ट्रेटजी है, आपकी माइंड की कंसंट्रेशन है, उसको फोकस करिए इन 2 ऑप्शन के ऊपर, और वहाँ पर बी केयरफुल। आपको वो आंसर सेलेक्ट करना है जो एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा है, उसके अकॉर्डिंगली ये वाली ऑप्शन उसका आंसर दे रही है, नंबर 1। नंबर 2, ध्यान रखना है कि जो इंग्लिश के वर्ड यूज़ किए गए हैं उस ऑप्शन के अंदर, वो परफेक्ट ग्रामेटिकली उसका स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं, और फिर आपका नर्सिंग का जो आंसर है वो भी निकाल के वो दे रही है ऑप्शन। सेकेंडली 98% थी, डोंट गेट कंफ्यूज, आपको ये आसान हो जाएगा अगर आप एक एक स्टेप को केयरफुली यूज़ करते हो। मेक इट ए हैबिट,
मेक इट हैबिट, डेली बेसिस पे जब भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करती हो, कोई भी शॉर्टकट रूट आप सेलेक्ट ना करिए फॉर गॉड सेक, नहीं तो आपको भुगतना पड़ेगा, रिजल्ट नेगेटिव हो जाएगा। दैट्स, ये कोई नहीं चाहता, राइट। सो फोकस, अब फोकस देखिए, कहते हैं रिमेनिंग ऑन द टू आंसर, जो आपने टू एलिमिनेट करने के बाद टू आंसर बचे हैं, फिर आप उसमें फोकस करिए 200%। आप थ्योरेटिकल नॉलेज, अपना प्रैक्टिकल, अपना जैसे मैंने कहा कि सीन क्रिएट किया था वहाँ चले गए थे, और उसके बाद फिर आपको देखना है कि उसमें से 100% कौन सा राइट है, और जो 98-99% रॉन्ग का क्या। और वो उसके अंदर दो चीज़ें हैं आपके लिए, वन इंग्लिश पॉइंट ऑफ व्यू से, एक नर्सिंग क्वेश्चन और उसके आंसर पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर वो राइट है तो आप, जब आप क्वेश्चन करते हो घर में प्रैक्टिस करते हो, तो पहले आप प्रैक्टिस स्टडी मोड में हो, आपका टाइम ज़्यादा लगेगा। जब आपकी कॉम्प्रहेंसिव सिलेबस फिनिश अप हो जाता है तो आप स्टडी मोड में चले जाते हो। आप हर जगह से, जहाँ से भी आपको क्वेश्चन मिलते हैं आप करवाइए। मैं नॉर्मली 75 से 100 क्वेश्चन मैं खुद करवाता हूँ, उनसे का साथ मैं डिस्कस करता हूँ, उनका इनकरेक्ट आंसर क्यों है उसके ऊपर मैं फोकस करता हूँ, उनको रिमाइंड करता हूँ कि लुक एट, आपका इंग्लिश पॉइंट ऑफ व्यू से ये रॉन्ग है, आप नहीं समझ पाए, आपका ये डेंजरस वर्ड को आपने एलिमिनेट नहीं किया, आपने क्वेश्चन ही ऊपर से रीड अच्छे से नहीं किया, तो देन इट बिकम ए हैबिट एवरी डे विद एवरी टेस्ट। आप बेटर होते जाएंगे। तसल्ली से आप प्रिपरेशन करिए, और जब आप एग्ज़ाम देने जाते हो अपनी एंग्जाइटी पे कंट्रोल रखिए। नॉर्मल एंग्जाइटी इज़ गुड, नॉट बैड, लेकिन आप ओवर एंक्शियस ना हो जाएं। जो एनक्लेस है, मैं कई सालों से अपने स्टूडेंट्स को कहता आया हूँ कि जो एनक्लेस है वो इजी है, लेकिन अगर आप प्रॉपरली प्रिपेयर करते हो, शॉर्टकट नहीं है, हेडलाइन नहीं है, जल्दी जल्दी नहीं है, ये जल्दी जल्दी नहीं है, इसमें बहुत सारा आपकी इन्वेस्टमेंट है, फैमिली का टाइम वेस्ट जा रहा है, बच्चों को आप सेक्रीफाई कर रहे हो, आप ड्यूटी भी जा रहे हो, आप घर भी आ रहे हो, आपका पैसा भी खर्चा होता जा रहा है, लेकिन रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आ रहा। सो यू कैन कॉल मी डॉल्फिन आरन, और मेरा यूएस का नंबर 267-469-1346। आप मेरे साथ लाइव ऑनलाइन क्लासेस लगाइए, मेरे साथ ऑडियो वीडियो, आप जो सिलेबस है कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस उसको आप बाय कर सकते हो। अगर ये नहीं है तो आप मेरे साथ वंस ए वीक आपको मैं एक सीरीज़ ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, ऑलमोस्ट 1500, जिसमें 2 कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट भी होंगे, और आप वो भी मेरे से ले सकते हो। और वंस ए वीक, वन टाइम ए वीक, कम से कम 1.5-2 घंटा आप मेरे साथ आइए। जो मैंने आपको टेस्ट पेपर दिया हम डिस्कस करेंगे, मैं आपकी जो इनकरेक्ट हैं, जो गलतियां हैं वो बताऊंगा, ताकि आप नेक्स्ट जो सिलेबस टेस्ट पेपर है उसमें आप उन गलतियों को अब प्रिवेंट करें। सो दिस इज़ द वे वी प्रिपेयर द स्टूडेंट। इसके अलावा आपको जितने आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, अपना टारगेट रखिए कि इस बार अगर मेरे 65% है तो नेक्स्ट टेस्ट में मेरे 70 होने चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट टारगेट, वैसे टारगेट मैंने अपने बच्चों को देखा है कि उनका 80-85, एक बार एक लड़के की 98% भी परफॉर्मेंस थी। सो आप डेमोस्ट्रेशन क्लासेस लगाइए, 5 डेज फ्री ऑफ कास्ट, आपको अच्छा लगता है मेरे साथ कनेक्ट होइए, और जो फीस है वो बहुत ही अफोर्डेबल है, वो भी आपको 3 इंस्टॉलमेंट में पे करनी है, नो एंग्जाइटी एट ऑल। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द टॉपिक जो मैंने स्पेशली प्रिपेयर किया है। रेस्ट ये बातें रिपीटेडली हमारे जब हम कोचिंग कराते हैं उसके अंदर होती रहती हैं, फिर टेस्ट पेपर होते हैं उसके साथ ये होती लगातार रहती हैं। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।